हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मार्केट के बारे में कि किस तरह के मार्केट होते हैं, किस तरह से मार्केट जो है वो डेमोक्रेसी से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार तो अब हम मार्केट और अच्छे से जानने के लिए, मार्केट की चेन को अच्छे से जानने के लिए एक स्टोरी पढ़ेंगे शर्ट की। मतलब शर्ट कैसे मतलब बनता है, कहाँ बनता है, कौन कौन इसमें ट्रेडर्स होते हैं, कौन कंज्यूमर होता है, कौन रिटेलर होते हैं, ये सब तो टर्म हमने पढ़ ली थी। पर इस लेसन के माध्यम से हम अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9, जो कि है अ शर्ट इन द मार्केट। एक शर्ट की कहानी है मार्केट में। सबसे पहले यहाँ पर शर्ट है, कॉटन का बना हुआ है। तो सबसे पहले कॉटन की खेती जो होती है उसके बारे में बताया गया है। कॉटन कपास जो होता है, अ कॉटन फार्मर इन कुरनूल। कुरनूल जो है गांव है आंध्र प्रदेश में। तो उसके बताया गया है कि कैसे कॉटन की जो है वो खेती यहाँ पर स्टार्ट हुई। तो स्मॉल फार्मर है, स्वप्ना जो है स्मॉल फार्मर है, किसान है, जो कि कुरनूल जो गांव है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर उसका एक छोटा सा लैंड है, उस पर वो खेती करती है कॉटन की। ठीक है। अब वो कॉटन की खेती कर लेती है, कॉटन अच्छे पक जाते हैं, कॉटन को वो मतलब जब अच्छे हो जाते हैं उनमें निकाल कर और वो उसको कलेक्ट कर लेती है। कलेक्ट करने के बाद स्वप्ना और उसके हस्बैंड जो हैं उसको ट्रेडर के पास ले जाते हैं। और ट्रेडर जो होता है उनके गांव का ही होता है, जो उनसे कपास लेता है। अब ट्रेडर जो होता है उसकी मतलब पहले क्या होता है कि स्वप्ना जब स्टार्टिंग में जब कपास की खेती स्टार्ट करती है तो उसको जो बीज के लिए और कल्टीवेशन के लिए मतलब स्टार्टिंग के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। तो वो जो ट्रेडर्स है उससे वो उधार लेके आती है 2,000 रुपये। तो ट्रेडर्स की यही शर्त होती है कि तुम्हारा जो कपास होगा, तुम्हारा जो प्रोड्यूस होगा कपास, वो तुम्हें हमें ही देना पड़ेगा, ये इसकी शर्त होती है। तो स्वप्ना को वहीं जाना पड़ता है। अब जो वो ट्रेडर्स है वो वहाँ जाता है, जब वो वेट करता है कपास का, कॉटन का, तो 4 क्विंटल वो वहाँ पर कपास निकलता है। 4 क्विंटल उसका वेट होता है और वो 1,500 पर क्विंटल के हिसाब से जो है उसको पैसे देता है। 1,500 पर क्विंटल के हिसाब से वो पैसे देता है। तो टोटल उसके बनते हैं 6,000 रुपये। 6,000 रुपये टोटल उसके बनते हैं। उसमें से वो 3,000 रुपये काट लेता है। 2,000 तो उसने जो लोन दिया था उसके, और 1,000 रुपये उसके इंटरेस्ट के, काफ़ी ज़्यादा हाई रेट का इंटरेस्ट वो उस पर लगाता है। और उसको वो बचा के 3,000 रुपये उसके हाथों में दे देता है उसके कपास की खेती पे। अब तो स्वप्ना ये सब देख के काफ़ी शॉक्ड हो जाती है और काफ़ी उसे इतना बुरा लगता है कि यार मैंने इतनी अच्छी खेती की थी, कपास की जो क्वालिटी थी वो काफ़ी अच्छी थी, उसके बाद भी ट्रेडर्स ने बहुत कम पैसे उसको दिए थे उस कपास के। तो उसने ट्रेडर्स को बोलने की भी कोशिश की थी कपास कम है। तो ट्रेडर्स ने बोला तुम्हें पता है कि महंगाई कितनी बढ़ गई है, इतना नहीं मिलता है मार्केट में भी। लेकिन स्वप्ना जानती थी कि अगर वह मार्केट में जाकर किसी और ट्रेडर को देती तो उससे तो ज़्यादा पैसे मिलते हैं। लेकिन स्वप्ना की भी मजबूरी थी, क्योंकि अगली बार खेती करने के लिए उसे लोन लेने के पास इसी ट्रेडर के पास आना पड़ेगा और इसी पर डिपेंडेंसी रहना पड़ेगा। तो वो काफ़ी कम उसको पैसा मिलता है, 3,000 रुपये सिर्फ उसके इतने अच्छे हार्वेस्टिंग के। तो स्वप्ना की जो अर्निंग है कॉटन कल्टीवेशन से, वो बहुत कम अर्निंग है लोकल लेबर से। मतलब अगर वो इसकी जगह लेबर करती, पर डे जो लेबर का काम करती, तो उसके वेजेस भी, उसकी जो कमाई है वो भी उससे काफ़ी ज़्यादा होती। लेकिन यहाँ पर जो यहाँ की स्वप्ना की अर्निंग है काफ़ी कम बताई गई है। तो ये तो हमारा हुआ स्टार्टिंग, जो प्रोड्यूसर्स जो हुआ कॉटन का वो। अब नेक्स्ट आता है क्लॉथ मार्केट। अब जैसे कॉटन से क्लॉथ कैसे बनता है, क्लॉथ मार्केट की बात करी हुई इरोड, जो कि तमिलनाडु में बड़ा कपड़ा बाजार है इरोड जो है। ये मार्केट जो होता है, मार्केट के दिन में क्या होता है, वीवर्स जो होते हैं, वीवर यानी कपड़ा बुनने वाले, जो कपास और इनसे जो कपड़ा बुनते हैं, कपड़ा बनाते हैं, उनको वीवर्स बोलते हैं। तो वीवर्स जो होते हैं ऑर्डर लेते हैं मर्चेंट से। मर्चेंट से जो होते हैं वो ऑर्डर लेते हैं, सौदागर जो होते हैं ये ऑर्डर लेते हैं। तो वीवर्स, मर्चेंट के पास सबसे पहले ऑर्डर आएगा, मर्चेंट जो होता है वहाँ पर कांटेक्ट होता है वीवर से। तो मर्चेंट उन वीवर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है काम, जितना ज़्यादा काम होता है उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जो वीवर्स होता है वो है ना जो कपड़ा सप्लाई करता है अलग अलग गारमेंट कंपनीज में। वीवर्स, मर्चेंट का काम क्या होता है, अलग अलग गारमेंट कंपनीज जो होती है, बाहर विदेशों में भी होती है या फिर इंडिया में भी होते हैं, उनको एक्सपोर्ट करने का काम होता है मर्चेंट का। तो मर्चेंट सबसे पहले क्या करता है, यार्न या कच्चा जो रॉ मटेरियल होता है वो खरीद लेता है। कच्चा मटेरियल जैसे वो कपास जो था वो खरीद लेगा मर्चेंट। फिर जो होता है वीवर्स को वो खरीद के देता है और उसको इंस्ट्रक्शन देता है कि उसको किस प्रकार का रेशा चाहिए और कितना, सॉरी, किस प्रकार का कपड़ा चाहिए और कितना चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार का जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं पुटिंग आउट सिस्टम। मतलब क्या होता है कि पुटिंग आउट सिस्टम में कपड़ा जो होता है, कच्चा माल जो होता है वो भी मर्चेंट का ही होता है, और जो वीवर्स को कपड़ा बुनने के बाद मर्चेंट को ही देना पड़ता है। मतलब इसमें जो वीवर्स है उसको कोई बाहर से अपनी
जो इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है पैसों की, क्योंकि वीवर जो है वही मर्चेंट जो है वही कच्चा माल खरीद के दे देता है और बता देता है कि उसे कितना कपड़ा चाहिए, और फिर से वीवर बुन के उन्हें कपड़ा दे देते हैं, और उसके बदले में उनकी जो कमाई होती है, जो बुनकर की जो कमाई होती है वो जो मर्चेंट है उसे दे देता है। लेकिन कई बार इससे क्या हो जाता है, डिपेंडेंसी बढ़ जाती है वीवर्स की। मतलब वीवर अब उसी पर डिपेंड रहेगा, जब मर्चेंट के पास काम आएगा, ऑर्डर आएगा तो वो वीवर को देगा, और कच्चा माल भी वीवर को देगा, और उसके बाद वीवर पूरा डिपेंडेंट हो जाएगा कि उसको फिर से वो जो कपड़े अच्छा जो बुन के देगा वो उस मर्चेंट को देना पड़ेगा, और मर्चेंट सिर्फ उसको दिन का जो मतलब कमाई होती है उसके सिर्फ मेहनत की वही देता है, और उससे ज़्यादा वो कमा नहीं पाते। तो पूरी डिपेंडेंसी हो जाती है। जब अगर मानो मर्चेंट के पास काम नहीं है तो फिर वीवर्स को भी काम नहीं मिल पाता है, तो उनका जो काम की जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी हद तक जो है वो डिपेंडेंट हो जाती है मर्चेंट पे। तो इसीलिए ज़रूरत है कि वीवर्स का कोऑपरेटिव होना ज़रूरी है, मतलब वीवर्स एक साथ है, कोऑपरेटिव हो। अब वीवर्स का कोऑपरेटिव होने से मतलब है कि वीवर को भी सब वीवर्स को साथ आना चाहिए, और क्या करना चाहिए, डिपेंडेंसी को कम करना चाहिए। मतलब जो मर्चेंट पर डिपेंड होते हैं उनको कम करना चाहिए, ताकि वो ज़्यादा पैसे कमा सके। क्योंकि मर्चेंट अब जितना पैसा देगा उन्हें लेना पड़ेगा, लेकिन अगर वो खुद ही थोड़ा बड़े स्तर पर काम करे, खुद ही कच्चा माल खरीदे, फिर बुनकर उन्हें थोड़ा एक्सपोर्ट करे, तो उससे वो ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। और वीवर्स कोऑपरेटिव का काम क्या हो कि ये सारा माल एक बार ऑर्डर ले लें, और जितना माल है सभी वीवर्स को बांट दे, मतलब एक संगठन की तरह काम करे, जिससे कि सभी को फायदा हो। और ये जो है वही बताया गया है कि यार्न जो है वो खुद खरीदे, मतलब कच्चा माल जो है वो खुद खरीदे, फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दूसरे वीवर्स के अंदर, मतलब संगठन में फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दें। अब आता है, यहाँ तो हो गया हमारे कपड़ा कैसे बना उसकी बात। अब नेक्स्ट आता है, कपड़ा जाता है एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री में, जहाँ पर शर्ट बनती है, जहाँ शर्ट की सिलाई होती है एक्सपोर्टिंग कंपनी में। तो सबसे पहले गारमेंट एक्सपोर्ट कंपनी जो होती है क्लॉथ खरीद लेगी उस मर्चेंट से यहाँ पर उसने क्लॉथ खरीदी, लिंक बैठती जा रही। सबसे पहले प्रोड्यूसर ने कॉटन प्रोड्यूस किया, जो कि स्वप्ना। सेकंड जो मर्चेंट हमने देखे वीवर्स, और जिसने कपड़ा बुना, और फिर जो था मर्चेंट ने एक्सपोर्ट किया फैक्ट्री का। फैक्ट्री वाले ने यहाँ पर शर्ट का कपड़ा ले लिया। अब क्या करेंगे, ये शर्ट जो होता है सिलने के बाद एक्सपोर्ट होता है फॉरेन कंट्रीज़ में। फॉरेन बायर्स जो होते हैं, मतलब बाहर के देशों विदेशों के जो लोग होते हैं इसे खरीदते हैं। तो अब क्या होता है कि बाहर उसकी छवि अच्छी दिखाने के लिए, मतलब कि अगर बाहर विदेशों में लोगों को पसंद आएगी तो उसकी जो है वो छवि अच्छी होगी, और उसका प्रोड्यूस भी अच्छा करेगा, जिससे उसकी कमाई भी बढ़ेगी। तो जो एक्सपोर्टर जो होता है वो ये कोशिश करता है कि वहाँ के कस्टमर को अच्छी क्वालिटी जाए, अच्छी फिटिंग जाए, अच्छा उनका मतलब क्वालिटी के साथ साथ उसकी रेट भी जो हो रिजनेबल हो, जिससे कि वो काफ़ी अट्रैक्ट हो, मतलब कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकें। तो उनके पास ये सभी मतलब दिमाग में होता है कि हमें कस्टमर को फिटिंग अच्छी देनी है, क्वालिटी अच्छी देनी है कपड़े की, फिर उसके बाद जो रिजनेबल प्राइस में देना। तो ये सब प्रेशर के चलते तो गारमेंट जो एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री होती है वो क्या करती है कि जो वहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉयर्स जो होते हैं, मतलब जो टेलर हो गए या फिर जो लेडीज़ वहाँ काम करती है, वहाँ पर तो उनकी तनख्वाह काटने की कोशिश करते हैं। मतलब अगर उनसे वो ज़्यादा काम करा के कम पैसे देकर अपना प्रॉफिट जो है बढ़ाना चाहते हैं, और जो फॉरेन बायर हैं उनको इम्प्रेस करना चाहते हैं, ताकि उनकी जो सेलिंग है वो बढ़े। तो वो चाहते हैं कि जो ये टेलर्स हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, और उनको सबसे कम जो वेजेस, लोएस्ट पॉसिबल वेजेस है वो हम दें। तो वो यही करने की कोशिश करते हैं एक्सपोर्टर्स जो होते हैं, कि उनका प्रॉफिट अच्छा बने, उनका शर्ट जो हो रिजनेबल प्राइस में हो, और वो काम जो ये जो छोटी लेबर है जो मतलब काम करती है लेडीज़ और जेंट्स टेलर का, उनके वो पैसे काटें। इस हिसाब से वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रॉफिट कमा सकेंगे, और फॉरेन बायर को कम रेट में शर्ट पहुंचा सकेंगे। और ये शर्ट जो है यूएसए में जाती है $26 की। $26 मान लीजिए लगभग 2,000 रुपये के बराबर जाती है। $26। अब होता क्या है, यहाँ पर जो मान लीजिए टेलर को क्या मिलता है, 3,000 रुपये पर मंथ मिलता है। 3,000 रुपये मतलब दिन का कितना, 100 रुपये। अब 1 दिन में वो 4 से 5 शर्ट बनाता है एक टेलर। तो मान लीजिए एक शर्ट का 20 से 25 रुपये, मतलब एक शर्ट का मेहनत उस जो टेलर है उसको सिर्फ 20 से 25 रुपये मिलती है, जबकि एक शर्ट जाती है 2,000 में। तो इसमें जो प्रॉफिट होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, कंपनी को जो एक्सपोर्टर्स है उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता है। अब ये बात बताई गई है मार्केट इक्वलिटी से मार्केट कैसे जुड़ा हुआ है।
ठीक है। यहाँ पर हमने देखा कि मार्केट जो है ऑफर करता है लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर करता है अलग अलग काम के लिए, जहाँ पर लोग अपना सामान सेल कर सके, जो बायर्स है वो वहाँ पे सामान खरीद सके, प्रोड्यूसर्स हैं वो अपना सामान वहाँ प्रोड्यूस कर सके, अलग अलग मतलब एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सभी को अपने अपने काम को करने या फिर अपना सामान लेने की एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। ये जो रिच और पावरफुल जो एक्सपोर्टर्स या फिर जो बिजनेसमैन होते हैं इनको ज़्यादा अर्निंग होती है मार्केट में। हमने देखा है जैसे सबसे पहले स्वप्ना की बात की थी। स्वप्ना जो थी इतनी रिच या पावरफुल नहीं थी, तो उसको उसके कॉटन की, जबकि कॉटन की क्वालिटी अच्छी थी तो भी बहुत कम पैसे मिले थे, जबकि जो ट्रेडर था, जो एक्सपोर्टर है, मर्चेंट है, उनको काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉफिट मिल रहा है यहाँ पर। तो मतलब कि रिच और पावरफुल जो है उनको ज़्यादा अर्निंग हो रही है मार्केट में। तो इक्वलिटी यहाँ पर नहीं है, समानता नहीं है। पुअर जो है वो डिपेंड है रिच और पावरफुल पर्सन पे। जैसे हमने देखा था वीवर्स जो थे वो मर्चेंट पे डिपेंड थे, और जो स्वप्ना थी वो ट्रेडर पे डिपेंड थी कि अगली बार अगर ट्रेडर लोन नहीं देगा तो फिर वो कैसे खेती स्टार्ट करेगी अपनी, इसलिए उसने कम पैसे थे वो भी लिए कि हाँ कोई बात नहीं। फिर जो आता है ये जो डिपेंडेंस होती है, मतलब अब ट्रेडर्स को भी वहाँ सबसे पहले जो केस में हम देखा, ट्रेडर को पता था कि स्वप्ना कहीं नहीं जाएगी, उससे मेरे पास ही आना पड़ेगा पैसे लेने के लिए। तो इस प्रकार से एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है। उसी प्रकार मर्चेंट है, तो वीवर्स पूरे डिपेंड होते हैं मर्चेंट पर, तो मर्चेंट को भी ये लगता है कि हाँ हम वीवर्स को जितने पैसे देंगे उसे लेना पड़ेगा। तो एक्सप्लॉयटेशन यानी उनके बीच में एक डिस्क्रिमिनेशन करने लग जाते हैं वो। तो उनको प्रॉपर उनका वेजेस नहीं देकर, उनकी जो कमाई है मेहनत की वो नहीं देकर उनको एक्सप्लॉइट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि ये जो इनइक्वालिटी पैदा हो रही है उसको कम किया जा सके। वो क्या है? सबसे पहले तो फॉर्मिंग कोऑपरेटिव जैसे हमने पढ़ा था कि सभी वीवर्स को आकर संगठित होना चाहिए, जिससे कि वो क्या खुद के लिए अच्छी अर्निंग अपनी बढ़ा सकें। और दूसरा है इंश्योरिंग दैट लॉज आर फॉलोड स्ट्रिक्टली, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे लॉ बनाए गए हैं ऐसे, जिसमें था कि मिनिमम वेजेस की, अगर कोई मजदूर दिन दहाड़ी जो काम करता है, दिहाड़ी काम जो करता है, उसके कुछ मिनिमम वेजेस फिक्स किए कर दिए जाते हैं कि इतना वेजेस उसको मिलना चाहिए। अगर उसका जो ये इस अधिकार का हनन होता है तो वो कहीं जाके कोर्ट में अपील कर सकता है या फिर किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी पर जाके अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। तो इसी प्रकार बताया गया है कि इन दो तरीकों से यहाँ पर जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है इसको कम किया जा सकता है और मार्केट में इक्वलिटी को पैदा किया जा सकता है। इस लेसन में इतना ही। थैंक यू।